मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो गई। उस समय उसके 5 पुत्रों में से 3 पुत्र जीवित थे। ठीक है, 3 पुत्र कौन कौन थे? तो वो थे मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब राज्य के बंटवारे के लिए वसीयत लिखा गया था, जिससे कि उत्तराधिकारी का युद्ध न हो। वसीयत के अनुसार उसकी इच्छा थी कि उसके सबसे बड़े बेटे जो मुअज्जम थे, उसके सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबे मिले तथा उसकी राजधानी दिल्ली बनाई जाए। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद आजम को आगरा, दक्कन के सूबे मिले। ठीक है, मोहम्मद आजम को आगरा, दक्कन के सूबे मिल, मालवा और गुजरात मिले। इसके और उसके सबसे छोटे जो बेटे थे कामबख्श, ठीक है, उसको बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मुअज्जम अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पे था, और देखिए औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय मुअज्जम जो था अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पे था, आजम अहमदनगर में तथा उसके छोटे बेटे जो कामबख्श था बीजापुर में था। ठीक है दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे आइए हम लोग देखते हैं। मुअज्जम सीधा दिल्ली आया, रास्ते में ही लाहौर के निकट मई 1707 में बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित किया। ठीक है, मुअज्जम जो था अफगानिस्तान में जमरूदी नामक स्थान पे था। ये औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, उस समय जब ये मृत्यु हुई, इसके बाद मुअज्जम जो था ये सुना कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो वो सीधा मुअज्जम दिल्ली आया, और रास्ते में ही दिल्ली आया, और आते समय रास्ते में ही लाहौर जो है, इस समय लाहौर तो आप पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, तो लाहौर जो है, लाहौर के निकट मई 1707 में बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित किया। ठीक है, दिल्ली आने से पहले लाहौर में ही बहादुर शाह के बेटे अजीम उस शान ने, देखिए बहादुर शाह के जो बेटे अजीम उस शान ने, ठीक है, बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित किया। तो ये आपको याद रखना है कि बहादुर शाह के बेटे अजीम उस शान की बात हो रही है, तो बहादुर शाह कौन था? तो ये मुअज्जम था। ठीक है दोस्तों, तो बहादुर शाह के बेटे अजीम उस शान ने आगरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगरा पर अधिकार कर लिया। कामबख्श ने बीजापुर में अपने को बादशाह घोषित किया। इसके बाद क्या किया? कामबख्श जो छोटे बेटा था औरंगजेब का, वो बीजापुर में अपने को बादशाह घोषित किया। ठीक है, तो बीजापुर में ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद कामबख्श जो था वो बीजापुर में ही था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना होगा। अब देखिए अगले पॉइंट पे हम लोग नज़र दौड़ाते हैं। आजम ने आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगाया। ठीक है, आजम जो था आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगाया। ठीक है, आजम कौन था? तो मुअज्जम के बाद दूसरा बेटा आजम था। ठीक है, तो जजाऊ में शिविर लगाया। जजाऊ का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1707 ईस्वी के, तो जजाऊ का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1707 ईस्वी को बहादुर शाह ने आजम को पराजित कर डाला और जान से उसको मार दिया। ठीक है दोस्तों, तो बहादुर शाह ने अपने दूसरे जो बेटा था, अपने भाई को ही समझ लीजिए, बहादुर शाह किसको बोलते हैं? मुअज्जम को। ठीक है, मुअज्जम ही जो था लाहौर में अपने आप को बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित किया था। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। तो जब भी बहादुर शाह की बात किया जाए तो ये मुअज्जम की बात हो रही है, समझ जाइए। तो बहादुर शाह ने आजम को पराजित कर मार डाला। ठीक है, तो अपने भाई को ही मार दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि आजम के 2 पुत्र भी मारे गए। इसी युद्ध में आजम के जो 2 पुत्र थे वो ही मारे गए। तो किस युद्ध में मारे गए? तो जजाऊ का युद्ध, जो 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह और कामबख्श के बीच बीजापुर का जो युद्ध हुआ, देखिए अब इसके बाद बहादुर शाह और कामबख्श के बीच भी युद्ध हुआ, और वो बीजापुर का युद्ध कहलाया 13 जून 1709 ईस्वी को। देखिए जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ, और बहादुर शाह और कामबख्श के बीच बीजापुर का युद्ध 13 जून 1709 ईस्वी को हुआ। कामबख्श घायल हुआ और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बीजापुर युद्ध के बाद भी
काम बख्श घायल हुआ और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह बहादुर शाह ने यानी मुअज्जम ने बीजापुर पर भी अधिकार कर लिया। काम बख्श का पुत्र भी युद्ध में मारा गया। ठीक है, आजम का युद्ध भी पुत्र में मारा गया था ये जजाऊ का युद्ध में, और काम बख्श का ही पुत्र मारा गया ये बीजापुर के युद्ध में। ठीक है, ये दोनों मारे गए। ठीक है, अब बहादुर शाह का पूर्ण रूप से पूरा सूबे में अधिकार हो गया। ठीक है, अब देखिए बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम प्रथम 1707 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, देखते हैं। उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। वह विद्वान, आत्मगौरवपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसने औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों में से कई को बदल दिया। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। ठीक है दोस्तों, आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़, ठीक है, आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ जो जोधपुर का हिस्सा है उसके राजपूतों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जय सिंह को हटाकर उसके, देखिए आमेर की गद्दी पर से जयपुर को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश की, लेकिन कड़ा विरोध होने के कारण दोनों राज्यों से तुरंत समझौता कर लिया। राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह को उनके राज्य फिर से वापस मिल गए, परंतु उच्च मनसब तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों को सूबेदारी की उनकी मांग नहीं माने जाने के कारण वे असंतुष्ट थे। ठीक है, असंतुष्ट थे किससे? तो बहादुर शाह से। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। आमेर अब जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद क्या हुआ, आमेर जो है अब जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देखते हैं जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और जयपुर की जो स्थापना हुई थी 1728 ईस्वी में सवाई राजा मिर्जा जय सिंह के नाम से की गई। ठीक है दोस्तों, राजपूताना से मुगल प्रभाव पूरी तरह मिटाने के लिए अजीत सिंह, जय सिंह तथा अमर सिंह ने एक परिसंघ का गठन किया। ठीक है, तो राजपूताना से मुगल प्रभाव पूरी तरह मिटाने के लिए अजीत सिंह, जय सिंह और अमर सिंह ने एक परिसंघ का गठन किया। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। मराठों की शक्ति को सैनिक बल से कुचलने की औरंगजेब की असफल नीति के विपरीत बहादुर शाह ने मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसने संभाजी के पुत्र साहू, जो शिवाजी के पौत्र थे, संभाजी के पुत्र साहू, ठीक है, साहू को रिहा कर दिया। रिहा इसलिए कर दिया क्योंकि वो मराठे से अच्छा संबंध बनाना चाहता था। ठीक है, इसलिए साहू को रिहा कर दिया तथा जुल्फिकार खां के सुझाव पर महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। ठीक है, किसको अनुमति दे दी महाराज जाने की? तो साहू को, शिवाजी का जो पौत्र था, संभाजी के जो पुत्र थे। ठीक है, अब रायगढ़ के पतन के बाद साहू जो था 1689 ईस्वी से ही मुगलों की कैद में था। रायगढ़ के पतन के बाद साहू 1689 ईस्वी से ही मुगलों की कैद में था, लेकिन मराठों के प्रति उसकी नीति अस्थिर रही। उसने साहू को दक्कन की सरदेश मुखी दे दी, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। ठीक है, जिससे वो असंतुष्ट था। साहू जो थे असंतुष्ट थे। ठीक है, चौथ का अधिकार नहीं दिए जाने के कारण उसने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना और ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, मुगलों के विरुद्ध सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए जाने के बाद शुरू हो गया था।
गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह उत्तराधिकारी बने, जो सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तेग बहादुर के बाद सिखों के गुरु गोविंद सिंह बने। ठीक है, तो बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था। 12 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह के एक अफगान द्वारा हत्या के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। अब बहादुर शाह को सिखों के प्रति कठोर कार्रवाई की नीति अपनानी पड़ी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद नेता बंदा बहादुर अधिक शक्तिशाली हो गया था तथा भयंकर उपद्रव और लूटमार में लगा हुआ था। ठीक है, तो ये जो मृत्यु के बाद नेता बंदा बहादुर था वो अधिक शक्तिशाली हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो बंदा बहादुर डोंगरा राजपूत था। ठीक है, डोंगरा राजपूत जो है राजस्थान में भी मिलते हैं, तो डोंगरा राजपूत बंदा बहादुर था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, इसके जो बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, किसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था? तो ये बंदा बहादुर का। ठीक है, बंदा बहादुर को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यद्यपि बादशाह लौगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1712 ईस्वी में उन्होंने लौगढ़ वापस ले लिया। ठीक है, तो 1712 ईस्वी में उन्होंने लौगढ़ वापस ले लिया। ठीक है, लौगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। ठीक है, बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह के दरबार में 1711 में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल, ठीक है, एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जो था वो जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया। ठीक है, 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया। इस शिष्टमंडल का दरबार में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी, फिदवा आदि उपाधियों दी गई। ठीक है, बीबी, फिदवा आदि उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है, किसको? पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह के शासनकाल में प्रशासन की स्थिति और बिगड़ती गई। बहादुर शाह के शासनकाल में प्रशासन की स्थिति और बिगड़ती गई। बहादुर शाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने और पदोन्नति करने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। ठीक है, अब बहादुर शाह द्वारा प्रशासन के प्रबंध में सुस्ती तथा लापरवाही दिखाने के कारण लोग उसे साहेब बेखबर खापी खा द्वारा प्रदत्त किया गया था। साहेब बेखबर, तो साहेब बेखबर कहा गया बहादुर शाह को। ठीक है, प्रशासन के प्रबंधन में सुस्ती तथा लापरवाही के कारण। ठीक है, प्रबंधन में सुस्ती तथा लापरवाही के कारण साहेब बेखबर बहादुर शाह को कहा गया। ठीक है, अब देखिए 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु ने एक बार पुनः साम्राज्य को गृह युद्ध में फंसा दिया। ठीक है, अब 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की जो मृत्यु हो गई, इसके बाद अब क्या हो गया? गृह युद्ध में साम्राज्य फंसता चला गया। ठीक है, इतिहासकार सर सिडनी ओवन ने लिखा है, यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, बहादुर शाह के चारों पुत्रों जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान तथा जहान शाह के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के कारण बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफन नहीं किया जा सका। अब आपस में भाइयों के बीच युद्ध होने लगा। इस दौरान क्या हुआ कि 1 माह तक दफन नहीं किया गया बहादुर शाह का लाश। ठीक है, शव।
मुगल दरबार उस समय कई खेमों में बट गया। ठीक है, मुगल दरबार उस समय कई खेमों में बट गया था, जिसके 4 पुत्र थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। ठीक है, इसमें प्रथम 3 क्रमशः मध्य एशियाई, ईरानी और अफगानी सैनिक के वंशज थे। इसमें प्रथम 3 क्रमशः मध्य एशिया, ईरानी और अफगानी सैनिकों के वंशज थे। ठीक है, हिंदुस्तानी दल में वे लोग थे जिनके पूर्वज भारत में आकर बस गए थे अथवा हिंदू से मुसलमान बन गए थे। ठीक है, तो हिंदू से मुसलमान बन गए थे वो लोग भी थे, अन्यथा पूर्वज जो भारत में आकर बस गए थे वो लोग भी थे। ठीक है, तो इनमें तुरानी और अफगानी सुन्नी मत के थे। ठीक है, जबकि ईरानी अधिकतर शिया के थे। ठीक है, ये अब उत्तराधिकारी के युद्ध में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से जो जहादर शाह था वो सफल हो गया। ठीक है, अब आता है जहादर शाह। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बहादुर शाह का कहानी खत्म। अब आता है जहादार शाह। ठीक है, यहीं से हम लोगों का प्रारंभ होता है अलग वंश। ठीक है, अब देखिए जहादार शाह तैमूरी वंश का पहला शासक था। ठीक है, अब तैमूरी वंश प्रारंभ हो गया। जहादार शाह तैमूरी वंश का पहला शासक था जो शासन के लिए पूर्णतः अयोग्य सिद्ध हुआ। ठीक है, जहादार शाह ने जुल्फिकार खां के वजीर बनाया। इसके पिता असद खां जो थे, असद खां के पास वकीले मुक्तकल का पद बना रहा। जहादार शाह के शासनकाल के बारे में इतिहासकार खां का कहना है, नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों तथा नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। ठीक है, तो ये इतिहासकार खां का कहना है कि नया शासनकाल चारणों और गायकों और नर्तकों तथा नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए अनुकूल युग था। ठीक है दोस्तों, अब अत्यंत भ्रष्ट नैतिक आचरण वाले जहादार शाह पर उसके रखेल लाल कुंवर का पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, जहादार शाह ने लाल कुंवर से नूरजहां के अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जहादार शाह के शासनकाल में हिंसा और व्याधिचार चरम उत्कर्ष पे था व्याधिचार और हिंसा। ठीक है, योग्य विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दरबार से निकाल दिया गया तथा विवेकहीन, चाटुकार और झूठे किस्से गढ़ने वाले लोगों को चारों ओर मडराने लगे। वो गढ़ने वाले ऐसे विवेकहीन, चाटुकार और झूठे किस्से गढ़ने वाले लोग आ गए, उन लोगों के अगल बगल में रहने लगे। इस संबंध में कामवर खां ने लिखा है कि उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगे तथा कौओं ने बुलबुल का स्थान ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही लिखे हैं कि उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगे तथा कौवे ने बुलबुल का स्थान ले लिया। ठीक है, तो किसने कहा यह? तो कामवर खां ने कहा। ठीक है दोस्तों, जहादार शाह एक कमजोर व विलासी शाहजादा था तथा शासन के प्रति उदासीन व लापरवाह था। इस कारण लोग उसे लंपट मूर्ख कहा करते थे। ठीक है, तो लंपट मूर्ख ये जहादार शाह को ही कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। जहादार शाह के शासनकाल में शासन की पूरी बागडोर वजीर जुल्फिकार खां के हाथ में थी। जुल्फिकार खां ने दरबार में स्थिति मजबूत करने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए राजपूत राजाओं और मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, जुल्फिकार खां ने हिंदू सरदारों के साथ मेल मिलाप किया तथा घृणित जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, हिंदू सरदारों के साथ मेल मिलाप किया। ठीक है दोस्तों, हिंदू सरदारों के साथ मेल मिलाप किया तथा घृणित जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, जुल्फिकार खां की सलाह पर जहादार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये था महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जहादार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी तथा साथ गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है,
ये महाराजा की पदवी भी दी थी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो मराठों के साथ पुरानी स्थिति बहाल कर दी गई, जैसा मराठे थे उस तरह पुरानी स्थिति बहाल कर दी गई। अब मराठा शासक को दक्कन का चौथ, ठीक है, दक्कन का जो चौथ था वहाँ की सरदेशी मुखी इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे तथा फिर मराठा अधिकारी को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह शर्त के आधार पे दक्कन का चौथ और वहाँ के सरदेशी मुखी दिया गया। ठीक है, जुल्फिकार खां के ने जाटों के सरदार चूड़ामन, देखिए जाटों के जो सरदार थे चूड़ामन और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप किया। केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति जुल्फिकार खान ने दमन की नीति जारी रखी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपके लिए अच्छे आधुनिक भारत से रिलेटेड पॉइंट आपके समक्ष रखूँगा। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।